उस चीज़ के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। तो वो बातें मैं बताती, फिर आप लोग देखते और फिर आप लोग फैसला करते कि हाँ इसमें किसकी साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बहुत ज़्यादा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो फैमिली, आप मेरी फैमिली भी हो और मैं अपनी सारी बातें आप सभी लोगों को बताने लगी हूँ और आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हो मुझे, बहुत सारा कमेंट भी कर रहे हो आप लोग। बट जिन लोगों को मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, वो लोग जैसा वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से कमेंट भी कर रहे हैं। उन लोगों को जितना पता है उतना ही वो लोग अपने तरीके से वो कमेंट कर रहे हैं। बट ये भी बात सही है कि मैं वीडियो अभी ज़्यादा नहीं डाली हूँ और अपने बारे में बहुत ज़्यादा बता भी नहीं पाई हूँ। तो क्या पता उन लोगों को सारी बातें मेरे बारे में पता नहीं है, इसलिए वो लोग थोड़े से नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। तो ये मेरी गलती है कि मैं बातें सभी अभी बता नहीं पाई हूँ और वीडियोस में कंटिन्यू डाल नहीं पा रही हूँ, इस वजह से ये सब हो रहा है। नहीं तो जितनी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं वो चीज़ें मुझे लगातार वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए, ताकि आप सभी लोगों को पता चल सके कि मेरी कंडीशन क्या है और शुरू से लेके आज तक मेरी लाइफ में जो चीज़ें घटी है कितनी बुरी तरीके से घटी है। अगर उस चीज़ के लिए मैं ही ज़िम्मेदार हूँ तो वो बातें मैं बताती, फिर आप लोग देखते और फिर आप लोग फैसला करते कि हाँ इसमें किसकी ज़िम्मेदारी कितनी है और कौन कितना गलत है। ठीक है, तो बात शुरू होती है मेरी शादी से। शादी मेरी अरेंज मैरिज ही हुई है और अब्बू उस टाइम भी रिटायर हो चुके थे अपने नौकरी से। तो शादी से पहले ही वो रिज़ाइन दे दिए थे अपनी नौकरी से। ठीक है, और जो पैसे मिले उनको मतलब रिज़ाइन देने के बाद, तो वो पैसे मेरी शादी के लिए रख दिए अब्बू। और मैं परिवार में सबसे छोटी हूँ, ये बात तो मैंने आप लोगों को बताया ही है कि मैं सबसे छोटी हूँ। और मेरी शादी की एज होते होते अब्बू की बहुत ज़्यादा एज हो गई और अब्बू तो नौकरी छोड़ दिए, जिस जगह से रिज़ाइन दे दिए, मतलब इन्होंने अपने ही ओर से नौकरी छोड़ा, मेरे अब्बू छोड़े। तो फिर भी वो जगह छोड़ने के लिए अब्बू नौकरी छोड़े, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद अब्बू की कंडीशन ख़राब होने लगी, क्योंकि नौकरी रहना और पैसे आना इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बेटा बेटी कितने भी ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो वो पैसा और खुद कमाने वाला पैसे में बहुत ज़्यादा का फ़र्क होता है। तो फिर भी अब्बू रिज़ाइन दे दिए नौकरी से। और जब पैसे भाई लोग दे नहीं पाते थे टाइम से, तो फिर अब्बू को उसी जगह पे रहना भी पड़ा। अदर जगह पे कोई ना कोई काम करके वहाँ पे अपना गुजारा करना पड़ा अब्बू को। और जो पैसे उनको नौकरी छोड़ने की एवज़ में मिला था, वो पैसे मेरे शादी के लिए रख दिए थे। और शादी का टाइम आते आते बड़े भाई की शादी हो चुकी थी, मझले भाई की शादी हो चुकी थी और मेरे से जो बड़े छोटे वाले भाई हैं उनकी शादी अभी नहीं हुई थी। लेकिन मेरी बड़ी भाभी को इन भाइयों से मतलब अलग होना था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी करा दिया। और शादी वही जो अब्बू पैसे रखे थे उसी पैसे में भाभी ने मेरी शादी कराई। और शादी कराते टाइम मेरे ससुराल वालों से मेरी भाभी ने बहुत कुछ देने की मतलब बोल के रख दिया कि मैं ये दूंगी, दूल्हे को चैन दूंगी, घड़ी दूंगी, साइकिल दूंगी और भी बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या देने के लिए मेरी भाभी बोली थी मेरे ससुराल वालों को। जैसे कि मेरी सास थी उनसे बोली थी, मेरे ससुर थे उनसे बोली थी। और फिर जब शादी के टाइम भाभी ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन लोगों को, तो वो चीज़ पता नहीं क्यों मेरे सास जब मेरे हस्बैंड यहाँ से गए बारात लेके, तो मेरी सास को ये बात पता चला कि मेरी भाभी कुछ भी नहीं दी है। जैसे आंगन में दूल्हा लोग आते हैं तो उसी टाइम पे चैन या घड़ी या कुछ भी देना रहता है, गिफ्ट वगैरह तो लोग देते हैं, तो वैसा कुछ भी मेरे हस्बैंड को जब नहीं मिला, तो ये बात जब मेरी सास को पता चला तो सास बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। और नाराज़गी उसी टाइम से उनकी ज़ाहिर होने लगी थोड़ी थोड़ी बातों में ही, क्योंकि इधर मेरे हस्बैंड की अच्छे से मतलब यहाँ पे स्वागत नहीं हुआ मेरे मायके में। और मैं जब वहाँ पहुँची दुल्हन बन के,
तो मेरे साथ कैसा लोग कर रहे थे ये मैं भी देख रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। ना किसी के चेहरे पे कोई खुशी थी और ना ही एक्साइटमेंट थी वहाँ के लोगों में। तो इस बात से इंसान को पता चल जाता है कि यहाँ की स्थिति क्या है या लोगों का बिहेवियर क्या होने वाला है। तो फिर मैं सोचने लगी कि ऐसा क्यों। लेकिन मुझे ना ये लोग, जैसे मेरे ससुराल वाले लोग, चाहे मेरी सास थी वो या मेरे ससुर, कोई भी उस टाइम पता नहीं चलने दिया कि क्या बात है, किस बात की वजह से ये लोग नाराज़ हैं। लेकिन उनकी बातों से और जिस तरीके से खफा खफा वो लोग दिख रहे थे, तो मुझे लगने लगा कि कोई ना कोई बात ऐसी हुई है जिसकी वजह से इन लोगों के मन में थोड़ी सी नाराज़गी है। ठीक है, तो ऐसा करते करते थोड़ी सी भी बात होती उसी टाइम से हमारी सास जो थी, अल्लाह माफ़ करे इस दुनिया में अब मेरी सास नहीं है, लेकिन उस टाइम मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बहुत ज़्यादा। वो उनकी बातें हुई थी मेरी भाभी से। ठीक है, भाभी ने ही कुछ देने के लिए बोला था या नहीं बोला था, सोने की जो चीज़ें थी वो या कुछ भी, तो उसमें मेरी क्या दोस्त थी। मैंने तो नहीं बोला था ना अपने सास से कि मैं ये दूंगी वो दूंगी। एक लड़की की क्या औकात होती है देने या ना देने की, या अपनी शादी में क्या घर वाले देंगे नहीं देंगे, ये तो एक लड़की को थोड़ी ना पता होता है, या देने की थोड़ी औकात होती है। तो फिर भी उस चीज़ की सज़ा मुझे मिलने लगा शुरू से ही। और मेरे हस्बैंड का भी उस टाइम बिहेवियर थोड़ा सा अजीब होने लगा हमको लेके, मतलब हमारी बातें। और हमारे हस्बैंड का आज दिमाग ख़राब नहीं हुआ है, उनका एक स्वभाव, हर एक आदमी का एक स्वभाव होता है, वैसे ही मेरे हस्बैंड का भी है। मेरे हस्बैंड चिड़चिड़े मिजाज के हैं और थोड़े वो अजीब टाइप के इंसान हैं, किस बात पे उनको कब गुस्सा आ जाए थोड़ा भी पता नहीं चलता है। और वो थोड़ी सी बात में मतलब चिल्लाने लगते हैं और अजीब सा व्यवहार करने लगते हैं। उनको नहीं लगता है कि कहाँ पे बेइज्जती होगी या कहाँ पे इज्जत मिलने वाली जगह है, तो किस तरीके से वहाँ पे रहना चाहिए, इस चीज़ का उनके पास थोड़ा सा भी वो नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोगों की चीज़ें उसी टाइम से ख़राब होने लगी और बहुत मार पिटाई होती थी उसी टाइम से ही, शुरू से ही। ये नई कोई बात नहीं है, शुरू से ही मतलब हमारे हस्बैंड, अगर मेरी सास कुछ भी कह देती कि इस तरीके से मुझे टाइम पे खाना नहीं मिला या मुझे खाना खुद से निकाल के खाना पड़ा, तो ये चीज़ सुन के भी मेरे हस्बैंड ना हाथ उठा देते थे मेरे पे कि अम्मी को टाइम से खाना तुम निकाल के नहीं दी हो, या नहाते टाइम अम्मी का पानी नहीं चलाई हो। जैसे नल से पानी चलाना पड़ता था, उस टाइम मोटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ऐसा करते करते ना बहुत मतलब हर बात बात पे मार पिटाई होते रहता था। ठीक है, और उसके बाद 7 साल तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। ठीक है, तो हम कई बार हस्बैंड से बोलते थे कि हस्बैंड हमारी पिटाई करते थे। ठीक है, और उनके स्वभाव में ऐसा था कि मैं किसी भी तरीके से उनके साथ पेश आऊँ, वो हाथ उठाना उनका कंटिन्यू चलता रहता था। तो मैं इस चीज़ से बड़ी इरिटेट होती थी, अगर वो हाथ उठाते थे मेरे पे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैं एक बात को ये भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं थायराइड की पेशेंट थी उस टाइम, और मुझे पता नहीं था कि मुझे थायराइड है, और शायद थायराइड की वजह से ही मैं भी थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। और जो हालात मैं देख रही थी, हस्बैंड का जो बुरा व्यवहार मेरे साथ था, सास का बुरा व्यवहार था, तो ये बातें मेरे समझ में आती नहीं थी कि क्यों ये लोग मेरे साथ बुरा बिहेव करते हैं। अब मैं जो कहती हूँ वो भी बातें लेके ये लोग ऊपर करते हैं, मार पिटाई करते हैं, जो नहीं कहती हूँ उसको भी लेके ऊपर करते हैं ये लोग। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं था, क्योंकि मैं जानती ही नहीं थी कि क्या क्या असल वजह है। तो असल वजह तो यही था कि भाभी ने इनको सामान नहीं दिया था, इस वजह से ये लोग नाराज़ थे। और सिर्फ अम्मी ही इनके नाराज़ नहीं रहती थी, अम्मी इनको सिखाती थी मेरे हस्बैंड को कि ये चीज़ नहीं मिला है, वो चीज़ नहीं मिला है। और उस टाइम पे अगर मेरे अब्बू यहाँ से, मेरे मायके से अगर एक दाना भी लेके जाते ना किसी चीज़ का, तो वो चीज़ मेरी सास घर में किसी को देने नहीं देती थी। वो चीज़ एक ही जगह पे पड़े पड़े वहीं से मतलब ख़राब हो जाता था, फेंक दिया जाता था। लेकिन मेरी सास किसी को भी घर में खाने नहीं देती थी और ना वो चीज़ को यूज़ करने देती थी कि तुम्हारे मायके से आया है वो चीज़ में हम यूज़ नहीं करने देंगे, वो क्या होगा चीज़, वो हमारे लायक नहीं है, वो यूज ही नहीं करने देती थी। उनको गुस्सा उसी बात का था
कि मेरी भाभी जो वादा की थी चैन वगैरह जो भी आंगन में देने के लिए वो दे नहीं पाई थी, उसी बात का उनको चिढ़ था। तो और गांव में किसी भी लड़के की शादी होती ना मेरी शादी के बाद, तो मेरी सास यही बोला करती थी कि उस लड़के को, फलाने के लड़के को इतना ज़्यादा दहेज मिला है, इतना उसके लड़के को सामान मिला है, घड़ी मिला है, चेन मिला है, अंगूठी मिला है कई कई ठो। तो ये बातें मेरी सास सुनाती रहती थी मुझको, तो मुझे बाद में यही लगने लगा। और जब भी मैं, मेरी शादी बड़ी भाभी कराई थी मेरी, तो जब भी मैं बड़ी भाभी का नाम लेती थी ना, तो शुरू से ही मेरी सास उनको बहुत गालियाँ देती थी। मेरे ससुर भी गाली देते थे, ससुर भी अब जिंदा नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ जो किया है वो चीज़ें मुझे याद है कि वो लोग जब जिंदा थे तो वो लोग कितने पावरफुल थे और कितनी चीज़ें मेरे साथ किया करते थे वो लोग, और मेरी ज़िंदगी तबाह करने में एक जरा सा भी वो लोग कमी नहीं छोड़े हैं। मैं क्या ही बोलूँ, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहा है। तो ज़रा सा भी उन लोगों ने कमी नहीं छोड़ा है मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। बीच बीच में मैं कई बार अपने हस्बैंड से बोलती थी, ये बाहर भी रहते थे और घर आते थे 1-2 महीने के लिए, तो घर पे भी रहते थे। और फिर मैं बोली कि अगर मुझे मैं प्रेगनेंसी नहीं, मतलब मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे कहीं दिखाइए और ख़ुद को भी दिखाइए। मैंने अपने को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आपका ट्रीटमेंट चलेगा और आपके हस्बैंड का भी ट्रीटमेंट चलेगा। तो ऐसा करके मेरे हस्बैंड सुनते नहीं थे मेरी बातें और वो बाहर चले जाते थे। ऐसे ही करते करते बहुत ज़्यादा दिन निकल गया और एक तो मुझे थायराइड था, मैं और डिप्रेशन में रहने लगी कि क्या पता कि मुझे बच्चा ही ना हो। और मुझे थायराइड है इस बात का भी मुझे पता नहीं था, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में रहता था कि क्या पता कि रूखा सूखा वैसे ही मेरे ससुराल वालों का रवैया था मेरे साथ, और मेरे हस्बैंड का भी हाथ उठाना, बार बार मेरे साथ बुरा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें मिलके मुझे और ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रही थी उस टाइम। तो इसलिए शायद और भी मतलब हालात वहाँ के ख़राब होते जा रहे थे। फिर मैंने बोला कि आप, बीच बीच में मैं बोलती थी कि आप मेरा ट्रीटमेंट कराइए। मेरा ट्रीटमेंट हुआ भी, फिर डॉक्टर ने बोला कि उनका भी ट्रीटमेंट चलेगा साथ साथ, लेकिन वो सुनते नहीं थे, वो अपना निकल जाते थे बाहर। और जब घर पे आते थे तो वही मार पिटाई होती रहती थी और बाकी चीज़ें भी हो थी साथ में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराना चाहिए और उनका भी कराना चाहिए। तो मैं कई बार बोली उनसे, तो वो कहते थे कि मैं तुझे तलाक दे दूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम ज़्यादा मुझे प्रेशराइज़ करोगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मुझे दूसरी शादी की धमकी देने लगे वो। ये नया नहीं है कि आज हम लोगों का तफ़रक़ा हुआ है हमारे हस्बैंड के बीच में, लेकिन मेन वजह वही था कि आंगन में उनका स्वागत अच्छे से नहीं हुआ। उनको घड़ी और सोने की चेन और सोने की अंगूठी नहीं मिली। इस बात को लेके हमारी सास उनसे बहुत कुछ कहा और उनका दिमाग तो वैसे ही पहले वो चिड़चिड़े मिजाज के थे और भी चिड़चिड़ा बनाया मेरी सास ने। और फिर बहुत कुछ हुआ मेरे साथ और मेरा जीना हराम कर देती थी मेरी सास। मैं क्या बताऊँ, आज तो वो दुनिया में नहीं है। मुझे ये बात बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ तो बताऊँ कैसे, मुझे बताना पड़ रहा है आप लोगों को। तो फिर इस तरीके से कई साल जब निकल गए, मुझे बच्चे नहीं हुए, तो मैं बोली कि आप जहाँ पे रहते हैं बाहर में, वहीं पे मुझे बुला लीजिए। उस टाइम महाराष्ट्र में थे मेरे हस्बैंड, तो उस टाइम भी वही, मैं तुझे नहीं रखूँगा, छोड़ दूँगा, दूसरी शादी कर लूँगा। लेकिन कैसे भी करके मैं उनको मनाई और अपने भाई को बोल के और मैं उनके पास गई। वहाँ पे हम लोगों का ट्रीटमेंट हुआ दोनों आदमी का, और तीसरे महीने में, ट्रीटमेंट के तीसरे महीने में ही मैं कंसीव कर गई। और फिर उसके बाद से जलसना पैदा हुई। और वहाँ पे भी मुझे एक होता है ना कि शुरू से जो आदमी की स्थिति बन जाती है दिमाग की, वही रहता है बाद में भी। तो मेरे हस्बैंड की जो मनोस्थिति थी, मेरी सास जो उनके मन में भर दी थी, वैसे ही वो रिएक्ट करते थे बाद में भी। और सास से बातें होती रहती थी, फिर वो चढ़ाती रहती थी उनको। और पता नहीं उनको मेरे से जलन इसी बात का था, जो मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो में आप लोगों को पहले भी। तो ऐसे ही करते करते जब जलसना पैदा हुई
तो मैं वहाँ से आना नहीं चाहती थी। मैं यही चाहती थी कि मेरे हस्बैंड इधर ही कोई काम करे, छोटा हो या बड़ा हो, कम पैसे वाला हो, किसी भी तरीके का काम हो, वो इधर ही काम करे और हम लोग यहीं पे रहें और फिर जो पैसे कमाएंगे उसमें से घर पे भी भेजेंगे। लेकिन मेरी सास बुलाती रहती थी, जबकि मेरी जेठानी भी हैं मेरे से बड़ी, तो वो घर पे थी सास के पास। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, दूसरी वीडियो में मैं वो डिटेल में बताऊंगी आप सभी लोगों को, इसमें मोटा मोटी मैं बता रही हूँ। फिर सास कैसे भी करके मुझे वहाँ से बुलवा ली, मेरे हस्बैंड लेके आ गए और उसके बाद लड़ाई फिर से चालू हुआ जब अम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल पे पैसे को लेके ही। लेकिन उस टाइम पे मैं ज़्यादा लड़ने वाली नहीं थी, मैं सिर्फ इतना ही बोली थी कि मैं अम्मी को अपनी तरफ से दिखा लेती बस। और उसी बात पे बहुत मार पिटाई, बहुत कुछ हुआ। उसी टाइम से हम लोगों में अलगाव हुआ और फिर मेरी सास दूसरी शादी कराई मेरे हस्बैंड की और आज तक मैं उसी अजाब में हूँ और अभी मैके में हूँ। इधर भाभी बार बार कह रही हैं कि घर से निकलिए, घर से निकलिए, मतलब कोई पर्दा नहीं है किसी बात में। वो एकदम सामने से ये लोग कहती हैं कि आप चाहे मर जाओ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन हम लोगों का घर खाली करो। जबकि इस घर में मैं कितना जगह लेती हूँ, इतना ये है, ये जगह है, यहाँ पे मैं सो लेती हूँ, दिलसरा यहीं पे सो लेती है। और मैं खाने पीने की चीज़ें भी मैं खुद से पहले सिलाई कर रही थी और अभी भी कुछ ना कुछ मैं कर ही लेती हूँ अपने खाने पीने की जो भी चीज़ें रहती है उसके लिए। फिर भी ये लोग मुझे यहाँ पे रहने नहीं दे रहे हैं और वहाँ पे अब तो केस हो गया। जब हम लोगों के बीच में बात ज़्यादा बिगड़ गई तो हमारे अब्बू केस कर दिए उनके ऊपर, मेंटेनेंस का, खर्चे वाले का, तो वो केस चल रहा है। तो बार बार आते हैं, मतलब फ़ोन पे कभी कहते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, मेरे हस्बैंड कहते हैं, लेकिन जब दूसरी औरत को रखे हैं घर पे और मेरे ही रूम में वो रखे हुए हैं और वही मेरा सामान इधर उधर सब फेंक फाक के सब टूट गया है। तो फिर भी मैं गई थी, 5 महीने वहाँ पे रही हूँ अम्मी के इंतकाल से पहले। 8वें साल में मैं वहाँ पे गई हूँ, 5 महीने रही हूँ वहाँ पे। और फिर भी वहाँ जाने के बाद मेरे हस्बैंड मेरे साथ, पहले तो सास चढ़ाती थी, अभी तो जब दूसरी औरत है तो क्या मुझे वहाँ पे अच्छे से रहने दिया जाएगा। तो उस दूसरी औरत गांव की ही है, वो औरत जो ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड को अपने वश में करके, उसकी माँ और वो, और फिर मेरे हस्बैंड के साथ वो मेरे घर में घुसी है और रह रही है। तो इस वजह से फिर से वहाँ मेरी हालात ख़राब होने लगी। और अम्मी को जब इस बार भी मैं देखने आई तो मैं मैके से फिर दोबारा ससुराल जाने के लिए तैयार ही थी उसी दिन मेरे हस्बैंड यहाँ पे आ गए और यहाँ पे मुझे फिर से कहने लगे कि तुम पहले चलो कोर्ट में और मेंटेनेंस वाला और दहेज वाला जो केस है उसको ख़त्म करो, उसके बाद अब दोबारा तुमको बुला के लेके जाऊँगा अपने घर पे। तो ऐसा करके मैं अभी केस कैसे ख़त्म कर सकती हूँ जब उन्होंने आज तक मुझे मेरा जो रूम था वो मुझे सेपरेट दिया नहीं है, जो मेरा जेवर 2 लाख का था वो भी वो रखे हुए हैं और मेरा जितना सामान था वो सब रखे हुए हैं, वो उसको दिए हुए हैं। तो मैं कैसे वहाँ पे जाके रहूँगी, आप सभी लोग बताइए। और इस बात पे ज़रूर आप लोग जवाब दीजिए कि मैं कैसे वहाँ पे जाके रहूँ। वो मेरा कम से कम रूम ही दे देते, मेरे रहने की व्यवस्था कर देते और जितना ही कमाते, 1 रुपये कमाते, 2 रुपये कमाते, उसी में हम दोनों लोगों का खर्चा चलाते रहते, तो हम वहाँ पे रहते अपनी बेटी को लेके। लेकिन नहीं, ये चीज़ उनके समझ में नहीं आती है। वो मेरा कोई भी सामान नहीं देना चाहते हैं, सब कुछ लेके रख लिए हैं और चाहते हैं कि मैं मुकदमा ख़त्म कर लूँ, जो भी केस है उनके ऊपर सब ख़त्म कर लूँ। तो ऐसे में कैसे मैं क्या करूँ, मैं रोती रहती हूँ। मेरे पास और कोई सोचने का बहुत कुछ है, लेकिन मैं दिलसना को लेके मैं यही सोचती हूँ कि अगर मैं बाहर निकल के काम करती हूँ, कहीं भाड़े से रूम लेती हूँ, तो वहाँ पे अगर हम लोगों के साथ कोई घटना होती है मेरे और दिलसना के साथ, क्योंकि हम दोनों और मतलब वो लड़की है और मैं भी औरत हूँ, हम लोगों के साथ कोई आदमी नहीं है, कोई जेंट्स नहीं है, तो हम लोगों के साथ कोई भी बुरा सलूक कर सकता है। इसलिए मैं बाहर कहीं रूम लेके